वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू आइडिया नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास को। और ये क्लास 10th के अंदर हमारा चल रहा है साइंस में लाइफ प्रोसेस। और इसके अंदर आपने जो टॉपिक शुरुआत के अंदर देखे हैं वो तुमने वहां पर देख चुका है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं, हेटरोट्रोपिक क्या होता है, इन सब के बारे में आप शुरुआत में बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। चलो रेस्पिरेशन शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले ये बताओ, कहेंगे सर आप एक बात तो ये कि आपने हमें कंसिस्टेंसी के साथ में हमें जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड नहीं करे। आई एम सॉरी सबसे पहले तो उस चीज के लिए कि मैंने आपको बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया। गैप थोड़ी मतलब कुछ लगा लो दिक्कत की वजह से यहाँ पर मैं नहीं कर पाया था। पर अब ये गारंटी है कि आपका जो ये लेक्चर है, जो आपका ये चैप्टर है, अगले 3-4 दिनों में दी एंड है। जैसे कि आज आपका कौन सा हो रहा है यहाँ पर, आज हमारा टॉपिक का नाम रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन के साथ में चैप्टर को दी एंड कर लेंगे। तो अगले 3-4 दिन के अंदर इसको यहाँ पे दी एंड कर लूंगा। और सारे बच्चों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे एकदम भरोसा रखें, इसके बाहर आपके बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। कहेंगे सर पक्का भरोसा कर लें, कर लीजिए। आंख एकदम आंख बंद करके भरोसा कि जो आपसे कह रहा हूं बस आप वो करते जाएं, उसके अलावा कुछ मत करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में, यहाँ पे क्या टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप नॉर्मली क्या होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सर्च क्या करना है, वहां पर आपको देखना है वाइटल वाइटल नीट 92, ये नाम है। तो आप जब इस नाम से सर्च करोगे वाइटल नीट 92 का नाम से, तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लें। या आप पर्सनली वैसे मैसेज डाल सकते हो, जो आपको कि सर हमारे जो ये नोट्स है वो नहीं डाले। जो भी आपको चाहिए आप मुझे बता देना कि सर हमें ये चाहिए, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। और सारे बच्चे क्या होता है, देखो मैं मानता हूं मतलब आप यूट्यूब पे देख रहे हो इसे, आप कहेंगे सर हम यूट्यूब टाइम देखते हैं, हम पढ़ाई में तो कम देखते हैं, हम कुछ और चीजें ज्यादा देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें कहाँ पढ़ाई करनी है। और 10th क्लास में सर ओनली पास होना है, तो भाई हमें समझना तो पड़ेगा ना। अब देखो पेपर देने जा रहे हैं, अब जो मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा इसके बाहर आपका एक भी नहीं आएगा, ये आपसे मेरा वादा है। अगर रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आया तो इससे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली 100%। एक एक लाइन को देखेंगे क्या होता है और आपको समझाते हुए चलूंगा। बताओ, अब चलो पढ़ लेता है। यहाँ पर इतनी बातें बहुत है आज के लिए। अब अगली क्लास के अंदर अब वो देखेंगे क्या होता है। और आज को अच्छे से सुनना है ध्यान से, और बस हमारा एक काम है पढ़ाई करना है। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो याद रखना कल हमारे लिए वही रंग लेकर आएगी। आज की मेहनत, आज का आपका स्ट्रगल कल के लिए आपको खुशी लेके आएगा। तो चलो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। अब लेक्चर 5 डाल रखा है यहाँ पर, क्या है। अब सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पर मैंने नाम दिया है दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। पहले तो मुझे ये बताओ, आप सांस लेते हो और एक ब्रीथिंग नाम, एक रेस्पिरेशन नाम है, क्या दोनों सेम है अलग अलग है? कहेंगे सर अलग अलग। वैसे देखते हैं, जो हम सांस लेते हैं, सुनना ध्यान से, क्या समझा रहा हूं मैं। हम जो सांस ले रहे हैं, जैसे कि हमने अब हम सांस लेंगे, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल क्या है एकदम रेस्ट करें खुद को और सांस लेकर देखेंगे ऐसे। तो आप क्या कर रहे हो, ईयर को अंदर ले रहे हो, ईयर को अंदर ले रहे हो। यहाँ पर क्या है, तो ईयर को अंदर लेने को, ऑक्सीजन को अंदर लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, और इसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो ईयर को इनहेल करना, ईयर को अंदर लेना क्या कहलाता है बताइए, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन किस में आता है अगर आपसे मैं पूछूं, तो इनहेलेशन ये है आपका, दिस इज इनहेलेशन। इनहेलेशन का मीन्स क्या होगा, सांस को अंदर लेना। और ब्रीथिंग में जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या होता है बताइए। तो ब्रीथिंग में एक नाम आता है इनहेलेशन और दूसरा दूसरा नाम क्या आता है, एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन क्या होता है, एयर को, सांस को छोड़ना। अब देखो आपने एयर को लिया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन को लिया, तो क्या हो रहा है, आपके अंदर एयर जा रही है, तो एयर को यहाँ पे लिया, फिर आपने छोड़ा। कहेंगे सर आप तो योगा करा रहे हो। मैं योगा नहीं करा रहा, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, योगा करने मत बैठ जाना कि सर आप हमें पढ़ाते जाओ, हम योगा करते हो देख लेंगे। ये नहीं करना। चुपचाप आराम से क्या है, नोटबुक को लो और साथ साथ में जो बता रहा हूँ वो चीज आपको नोट डाउन भी करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या मूवी के समान देख लिया खत्म करते हैं, सर आपको हमने क्या, हमें दिख रहा है आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, यही बहुत है। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। और बेड पे लेट के भी मत देखना, कभी आराम से फोन लो, लेट कर देखो सर आराम से हम पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना नहीं है, ये तुम ओनली क्या होता है, दिखा रहे हो अपने माँ बाप को कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, सर के लेक्चर चल रहे हैं। ऐसा इससे बेहतर है कि ना देखो। आराम से एक अच्छी सी टेबल पर बैठकर नोटबुक पे अपने फोन को अच्छे से रखो, और जहां मैं बताऊं वहां जहां पे नोट्स आ रहा है तो उसे आपको नोट डाउन करना है। इस तरह आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है,
ठीक है, ये करना है यहाँ पर। चलो देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया। रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों अलग है। रेस्पिरेशन क्या है, देखो हमारा जो फूड है, मैं आपको समझाता हूं। हमारे नॉर्मल सांस लेने को बोलते हैं ब्रीथिंग, नॉर्मल सांस लेने को। और जो आप क्या करते हो, जो रेस्पिरेशन है, ये क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब है जो हमारी सेल्स है, हमारी सेल के अंदर क्या हो रहा है, हम सब किसके बने हुए हैं, इतना तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं मैं, हम सब बने होते हैं सेल्स का। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये नाम है। मींस उस फूड से एनर्जी निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती है, बताइए भाई। खाने को तोड़ा जाता है ना, यहाँ पर क्या है, जब खाने को आप तोड़ रहे हो, जब खाने को आप कर रहे हो ऑक्सीडाइज, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और वहां पर नाम आप क्या इस्तेमाल करते हो, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है। तो देखिए क्या है, ब्रीथिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ ईयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ईयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। ये लाइन आपको नोट करनी है। अगला, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मीन है कि जब आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, किससे, केमिकल रिएक्शन से, एंड दैट एक्ट ऑन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इनसाइड द सेल। तो क्या लिखा है, ये सेल्स है, सेल्स के अंदर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो फूड का, और ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। तो याद रखना, आप जब कह रहे हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसका मीन से केमिकल रिएक्शन हो रही है। और जो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसी केमिकल रिएक्शन के होने को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोल रहे हैं। और इससे क्या निकलेगी, रिलीज एनर्जी। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर आप फूड को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे, उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो दोनों नाम याद रखना, मैंने आपको यहां पर ये बताया। अगला देखिए, अगला है जो मेरे पास में इसी के अंदर। अब देखो आपकी बुक ने बताया रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या लिखा रेस्पिरेशन के अंदर, हमारी आपके एनसीईआरटी ने। अच्छे से बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। देखिए यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो, सुने, देखो रेस्पिरेशन को यहां पर देख रहे हैं, इसमें क्या है, यहां से सुनना ध्यान से। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या बोला है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसको ये नहीं दिखेगा इसमें, तो क्लियर, चलो ग्रीन कर लेता हूं। देखो, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। देखो सब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। हमारे पास क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है, मैं आपको पहले समझाऊं। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको समझाया। सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये होगा कि ना होगा। देखो यहां पे मैं लिख दूं आपको, रेस्पिरेशन का मीनिंग लास्ट टाइम बता दिया मैंने आपको। अभी देखो इस स्लाइड में तो बताया था, पिछली वाली में देखना क्या बताया है, ये तो बताया रेस्पिरेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन दैट एक्ट ऑन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इनसाइड सेल। जो ग्लूकोज पे काम करेंगी और उससे एनर्जी को निकालेंगे हम, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह से होता है, एक को कहते हैं एरोबिक और एक को कहते हैं एनारोबिक। ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या ऐसा तरीका, ऐसा मेथड, आप कुछ भी कह रहे हैं, जो आपको कहना है बस आपको समझना है कि जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन लगेगी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कराने में, उसे हम बोलेंगे एरोबिक। और जहां पर ऑक्सीजन नहीं लगती जिस प्रोसेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक नाम एरोबिक है और एक नाम क्या होता है, एनारोबिक। एरोबिक में कौन यूज होगी, ऑक्सीजन, और किस में यूज ना होगी, एनारोबिक में। वो दो तरह से होता है, एक को आप कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को आप बोलते हैं नॉर्मली क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हम कहते हैं क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर डिटेल में। अब देखिए ध्यान से, मैं रेस्पिरेशन नाम आपको बता दिया क्या होता है, बुक ने वही तो लिखा है। देखो डिफरेंट पाथवे कर रहा है वो, डिफरेंट वे इनके अंदर। अब इसमें होता क्या है, देखो मैं आपको समझाऊं। यहीं पर जो ये वाला प्रोसेस है, अब हमारे पास ग्लूकोज है, समझे ध्यान से, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। फॉर्मूला होता है C6H12O6। बुक ने खुद ने कहा है कितने कार्बन है, बताओ, 6 कार्बन है। चलो सर इतना बता दिया। पहले हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे पाइरुवेट में, किसमें तोड़ा जाएगा बताइए, पाइरुवेट। और ये 2 पाइरुवेट बना लेगा। सर क्यों, क्योंकि ये जो पाइरुवेट होता है, ये अकेला होता है 3 कार्बन का। कितने का होता है बताइए, 3 कार्बन का। और ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो कितने पाइरुवेट आएंगे, 2 ही तो आ रहे हैं। बताओ कितने पाइरुवेट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, क्योंकि जब ये 6 का है तो 2 बन के आएंगे ये। अब इसको जब तोड़ेंगे हम, अब इससे निकालना है हमें ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाना। ये 10th में है नहीं वैसे, इसका नाम बता रहा हूं मैं। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है सर, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से क्या तोड़ रहे हैं बताओ, पाइरुवेट। तो क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ये होता कहां पर है, ये होता है साइटोप्लाज्म में।
सर साइटोप्लाज्म में क्या है, हमारी जितनी भी सेल्स है हम सब किसके बने होते हैं, सेल्स के। जो सेल्स में भरा होता है लिक्विड, उसका नाम क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो उसमें चल रहा है ये। अब ये तोड़ा, अब देखो इस पाइरुवेट की बारी है, अब इससे हम तोड़ेंगे इस वाले को भी। अब इसके तीन तरीके हैं। एक तरीका आता है, उससे में हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑक्सीजन। क्या यूज करते हैं बताइए, ऑक्सीजन। और जिसमें आप ऑक्सीजन को यूज करते हो उसे हम कहते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, जब आप इसे तोड़ोगे तो इसमें निकल के आती है CO2 और वाटर और एनर्जी, ये निकल के आते हैं। सर क्या क्या निकल रहा है, CO2 भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है, और कौन निकल रहा है बताइए, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये यहां पर हो रहा है इस वाले के अंदर। अब जो पाइरुवेट है 3 कार्बन का, अब अगले में और किसमें नहीं होता सर, इसमें देखिए अगर तुम्हारे देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। समझा रहा हूं मैं आपको, प्लीज ये मत करना सर आपने ज्यादा लंबी वीडियो बना दी, प्लीज कोशिश करें क्या बता रहा हूं। यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और बताओ CO2 में कितने कार्बन है, यहां पर CO2 में 1 कार्बन है क्या ना है। तो यहां पर जब आप O2 को यूज करते हो और पूरी की पूरी कार्बन निकल जाता है पाइरुवेट के, तो यहां पर 3 CO2 निकल जाएंगे अगर तीनों कार्बन यूज हो गए तो। और जब तीनों कार्बन CO2 की फॉर्म में बाहर चले गए, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ये एनर्जी है, अब देखो आप इसके लिए पढ़ रहे थे एनर्जी के लिए, ये वाली। और जो इसके हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन है ना इसके अंदर, पाइरुवेट में हाइड्रोजन होते हैं, वो पानी बना लेते हैं और एनर्जी बाहर आ जाती है। दूसरा तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ। यहां पर पाइरुवेट में कितने कार्बन है बताइए, बोलो। कहेंगे सर हम बोलेंगे तो मम्मी अब्बा भाई कहेंगे ये अपना वीडियो से बात कर रहा है, बोलो क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। बताइए पाइरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब जो 3 कार्बन है इनमें से बताओ, अगर मैं निकाल दूं एक CO2 को और एक बना रहा हूं C2H5OH। अब मुझे बताओ 3 कार्बन टोटल है, 2 कार्बन किस में आ गए, इसमें। इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम होता है इसका बताइए, इथेनॉल होता है। अब जो इथेनॉल है, अब 2 कार्बन तो इसमें और 1 कार्बन CO2 बना रहा है कि ना बना रहा, तो 3 कार्बन हो गए और साइड में निकलती है एनर्जी इसमें, ये वाला। अब मुझे बताओ क्या तीनों कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर गए, नहीं गए ना इस वाले के अंदर। तो ये कब होता है, ये होता है यहां पर क्या आता है, विदाउट O2। कैसे होता है बताइए, विदाउट O2। और विदाउट O2 को हम क्या कहते हैं बताइए, यहां पर क्या है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बताइए, एनारोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं बताओ, ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर O2 इस्तेमाल ना है। और जहां पर O2 इस्तेमाल है उसे क्या कहते हैं बताइए, एरोबिक। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है। एनारोबिक का पहला कौन सा हो गया, जिसमें कौन बाहर निकल रहा बताइए, इथेनॉल। और जो इथेनॉल है, क्या ये अल्कोहल का नाम आ रहा है कि पीछे नहीं आ रहा, तो अल्कोहल है, इसलिए इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसलिए इसका नाम आपकी बुक ने भी दे रखा है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा तरीका देखो वो कहां होता है, वो भी होता है, वो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है लेक ऑफ ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन की कमी। हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो बहुत तेज, आपने दौड़ लगा रखी है, चल तुम दौड़ नहीं रहे, तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, अब तो दौड़ोगे। अब तो सर अपने आप को बचाने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पीछे यहाँ पे कुत्ता लगा हुआ है, अब तुम खुद भाग रहे हो। अब तुम एक मतलब क्या होगा, कुछ देर तक तो बहुत तेजी से भागोगे, फिर तुम्हारे क्या होगा, पैरों में तुम्हारे मतलब क्या होता है, लेग्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, अब दर्द होगा, अब कहेंगे सर अब नहीं भागा जा रहा। क्या होता है, क्योंकि हमें शुरुआत में हम तेज तेज सांस लेते हैं जब भाग रहे हो वहां पर, तो हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और जब ऑक्सीजन कम पड़ती है तो हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। कौन बनता है बताइए, लैक्टिक एसिड। और जो ये लैक्टिक एसिड है यहां पर क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है मसल्स के अंदर, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना इन मसल्स, और इससे क्या होता है, पेन होना स्टार्ट होता है। तो लैक्टिक एसिड इस वाले को, जहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, देखो यहां पर कमी पड़ रही है इस वाले के अंदर, इसलिए इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और साइड में यहां पर आपके में क्या होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी तो सब में निकलेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां निकल रही होगी, एरोबिक में, एनारोबिक में। कहेंगे सर एरोबिक में, क्योंकि वहां पर तीनों CO2 बाहर जा चुके हैं। इसमें क्या है, एक मतलब एक क्या है तुम्हारा किस फॉर्म में निकला है, कार्बन में, CO2 में, और 2 क्या है, इथेनॉल की फॉर्म में। इसलिए इसका नाम हम वैसे कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका पूरा नाम लिखूं तो आपको मैं, ये नाम आपकी बुक में नहीं है, कहेंगे सर मत बताओ फिर, तो चलो इसको वैसे कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इस वाले को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
तो लैक्टिक एसिड कहाँ बनता बताइए, आपसे कोई ये पूछ ले बताओ लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा, तुम कहना मसल्स में। सर ये कहाँ बनेगा, यहाँ पर क्या ये वाला एल्कोहल ये बनता है यीस्ट में। कहाँ बनता बताइए, यीस्ट में। सर यीस्ट क्या होता है, अरे खमीर, खबीस नहीं कह रहा मैं, कभी खबीस कह दो, आप कह भी दोगे तो खबीस तो बीस नहीं है भाई, थोड़ा वो कर लेना, ये यीस्ट है। और यीस्ट जो होता है सर वैसे बता दो ना क्या है, कभी आपने वो खाई है, मतलब तुम्हारे गांव मतलब जब शादी बारात होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, रोटी बनती है तुम्हारी तंदूरी वाली जो रोटी बनती है, कितनी फूली फूली सी होती है वो, होती है ना। अब उसको फुलाने के लिए, उसको इतना करने के लिए हम इसी को डाला जाता है यीस्ट को। सर ये डालते हैं, हाँ यही है वो। अब आ गया समझ में, तो यीस्ट नाम ऐसे याद रख लेना। तो इसमें कौन सा हो रहा है बताओ, यहाँ पर क्या इथेनॉल, यहाँ पे अल्कोहल बनेगी। और मसल में कौन बन रहा है बताइए, मसल्स में बनता है कौन, लैक्टिक एसिड ये वाला। अब देखो तुम्हारी बुक ने क्या लिखा है, अब मुझे बताइए जो ग्लूकोज है पाइरुवेट, पाइरुवेट को हमारी सेल्स में कहीं पर तो एरोबिक कहीं पर एनारोबिक, एनारोबिक में कौन है, दो है, एक कौन सा है इथेनॉल वाला और एक कौन सा है लैक्टिक एसिड वाला। तो दो हो गए कि ना हो गए। आपकी बुक के लिए ये वीवीआई पे याद रखना, तुम्हारे पेपर के लिए सीबीएसई एचबीएससी आप जिस भी बोर्ड के हो के लिए आप पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आया भी पढ़ाइए, उठा के देख लेना पीवाई की को मिल जाएगा आपको। चलो आगे, चलो बुक में दिखाओ, देखो इधर पहला नाम है एरोबिक, इसे समझते हैं, और दूसरा नाम क्या दे रखा बताइए, एनारोबिक ये वाला। अब एरोबिक एनारोबिक को देखते हैं, देखिए एरोबिक में कौन इस्तेमाल हो रहा बताइए, फ्री ऑक्सीजन यूज कर रहा है, इसको डिफरेंस करना है, इंपॉर्टेंट है आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट वीवीआईपी। तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन, और इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला डिफरेंस। तो बताओ किस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, एरोबिक में, किस में ना होगी, एनारोबिक में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या मैंने कहा था पाइरुवेट के तीनों कार्बन निकल जाएंगे CO2 में, कहा कि नहीं कहा था, कहा था। तो ये हो रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनमें बताओ मैंने क्या कहा था, एक में तो क्या निकल रहा था CO2 प्लस में C2H5OH, भाई यही तो निकल रहा था। तो यहां पर तो एक ही CO2 निकल रहा है और क्या बना लिया, इथेनॉल। तो कंप्लीट थोड़ी हुआ, इनकम्प्लीट हो रहा है ना। कंप्लीट कब होगा, जब तुम्हारे ये जो पाइरुवेट के कार्बन है जब ये तीनों CO2 में चले जाएंगे, तीनों जाएंगे, जब यहां नहीं जा रहे तो यहां एक तो ये हुआ था और एक क्या बना था लैक्टिक एसिड वाले में। ठीक है, अगला ये आपका वेस्ट है, पर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है तो उस समय मिलती है 38 ATP और इस समय मिलती है ओनली 2 ATP। अब बताओ आपसे, आपसे कोई पूछेगा ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, एरोबिक एनारोबिक, तो याद रखना इससे मिलेगी मोर एनर्जी एरोबिक से, और इससे क्या मिलेगी बताइए, लेस एनर्जी, क्योंकि 2 ATP मिल रही है। सर ATP तो नाम ही नहीं पढ़ा हमने, ATP हमारी बॉडी की, जिस तरह हमारा आज के टाइम पे सिक्का चलता है, पैसा चलता है, सर कागज का कौन सा, अबे जो भी है आपके पास, चाहे सिक्का है चाहे कागज का है, 10 20 50 100 जो भी है, 500 का है, 2000 का तो नोट ही बंद हुए पड़े हैं। तो 2000 का भी तो चलता है, 2000 का कहाँ चल रहा है, तो 2000 के बंद है। अब जो भी है, अब बताओ आपको कुछ भी खरीदना है तो आप क्या देते हो, पैसा देते हो। इसी तरह हमारी बॉडी में कोई भी काम करना है तो वहां लगती है ATP। आ रहा है कुछ समझ में क्या कह रहा हूं, तो हमारी बॉडी की जो करेंसी है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन जिससे आप कुछ भी काम करोगे वो एनर्जी है, और वो किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है बताइए, ATP में, ये है हमारी। तो ये होता है याद रखना एनर्जी करेंसी, इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, इस वाले को। कर लोगे नहीं कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ये डिफरेंस करना है, इसमें देखो दो क्या लिखा है उन्होंने, इथाइल अल्कोहल, इसी का नाम इथेनॉल है, और CO2 निकल रहा है बाहर, ये लिखा है। इसमें देखो क्या मिल रहा है बताइए, मैंने कहा था एंड प्रोडक्ट, मतलब बाद में क्या मिलता है CO2, और क्या मिलता है H2O, और क्या मिलता है बताया था मैंने, एनर्जी। ये लो, आ गया समझ में। ये डिफरेंस प्लीज नोट कर लेना, अगर पेपर में आ जाए डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक तो कर देना। कर लोगे नहीं कर लोगे, नोट करना ये। अब देखिए आगे, ये आपकी सबसे फेवरेट बुक NCERT क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे उन्होंने इसी को वो लिख रखा है यहाँ पे, देखो लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी तो बताओ कहाँ होती है, मसल्स में, और मसल्स में फिर क्या बनता है आपके पास में, क्या आता है पाइरुवेट से, आपको पता होगा लैक्टिक एसिड बनता है, और उससे क्या होता है क्रैम्प्स बनती है। अब क्रैम्प्स क्या होता है, आप जानते हो कि दर्द होता है तुम्हारे पैरों में, लो लिखा हुआ घिसा पिटा, ये वाली चीज।
अब देखो आगे क्या है, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि एक होता है प्रेजेंस ऑफ ईयर, और आप जानते हो प्रेजेंस ऑफ ईयर को क्या बोलते हैं हम बताइए, एरोबिक। और जब होगा एब्सेंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ O2 तो क्या बोलते हैं, एनारोबिक। देखिए इधर इसे बोलते हैं एनारोबिक। तो एरोबिक का नाम देखो मैंने लिखवा दिया, एरोबिक नाम हो चुका है, इंपॉर्टेंट मार दिया क्योंकि मैंने बता दिया है, ये मत लिखना आप, पीछे वाला लिखना है। तो एरोबिक क्या होता है बता दिया, एनारोबिक क्या होता है ये बता दिया, कर लोगे ना। चलें आगे, देखो इधर ये रहा, ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो मैंने बताई थी आपको। सर आप वाली बनाए ये बनाए, ये आपकी बुक की, आप कोई सी भी कर ले, तुम्हारी मर्जी है। देखिए ये ग्लूकोज है, कितने कार्बन का बताओ, 6 कार्बन का लिख रखा है उन्होंने। ये टूटेगा तो बताओ कितने क्या बन के आएगा, पाइरुवेट। और कितने बन के आएंगे बताइए, 2। भाई एक पाइरुवेट 3 कार्बन का, तो 2 बन के आ रहे सेम। और जब ये टूटेगा, और कहां टूट रहा है बताओ, साइटोप्लाज्म में, ये मैंने बता दिया। साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद जब होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस में ऑक्सीजन एब्सेंट है जब, तो ये कहां होता है, देखो यीस्ट में लिख रखा है, यीस्ट वाले का। इसमें क्या बन रहा है, इथेनॉल। और इसमें कितने कार्बन होते हैं बताओ, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन है। और एक क्या निकल रहा है, CO2, तो कितने कार्बन हो गए, 3। और क्या निकल रहा है, एनर्जी। जब ये होगा तो ये किस में आएगा आप बताओ, एरोबिक एनारोबिक, तो हम कहेंगे सर एनारोबिक, यही तो बोले जा रहे हो आप कई बार से, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक तो ये हो गया, इसमें क्या बनता है एनारोबिक में बताइए, एक में बनता है इथेनॉल। दूसरे को देखिए, लेक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें उसकी कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ी है। और कहां होता बताइए, मसल्स में। सर किसकी मसल में, तुम्हारी मसल में। आप क्या करना, सर मैं प्रूफ दिखाओ। अभी क्या करना, क्लास लेने के बाद में एकदम से तेज भागना, और भागते जाना नॉर्मली 5 मिनट तक, फिर आके नॉर्मली कमेंट करना कि सर आपने जो कहा था हमें तो मसल में पेन ही नहीं हुआ। 5 मिनट तक भागना है, और ऐसा नहीं कि तुम चल के जाओ भागो ही ना, फिर कहो सर कुछ भी नहीं हुआ। फिर बताना आके कि सर हमारे मसल्स में क्या होता है, अब दर्द हो रहा है। तो जो दर्द होता है शुरुआत में भागते टाइम पे, ज्यादा देर तक हम भाग नहीं पाते, उसकी वजह से हो, क्योंकि हमारी मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो वहां लैक्टिक एसिड बनता है। आ रहा है समझ में, ये वाली चीज ये, और साथ में बाहर एनर्जी निकलती है। ये 3 कार्बन का ही होता है इसीलिए। और यहां देखो इसके अंदर कहां गया लैक्टिक एसिड, मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं था, देख लो यहाँ पर एक भी O2 ना है, क्योंकि कितने कार्बन का है, 3 ही कार्बन का है। तो जितने कार्बन का ये, इतने कार्बन का ये, तो लैक्टिक एसिड में कोई CO2 ना निकल रही, नहीं निकल रहे ना। इसमें निकली CO2 एक, इसमें कितनी निकली, 3। और यहाँ पर तीनों निकली, तो ज्यादा एनर्जी, और यहाँ पर कम। अगला देखिए, पढ़ा चुका हूं ये, अब आगे देखो। अगला देखिए, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आप 8th क्लास में 9th क्लास में नाम पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। और सबको बताऊं, एक नाम याद है, और वो नाम क्या याद है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पता है, और कुछ भी नहीं पता। अरे तुम तो 10th में हो, 11 12 वाले जो नीट के हैं, उनको भी बेचारे को जो मतलब स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट करते हैं, उनको भी इतना ही पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस है। अरे जिस तरह तुम्हारा बिजली घर होता है, एक होता है कि ना होता है, तो बिजली घर जिस तरह पूरे मतलब पूरे गांव को एक बिजली घर दे रखा है उन्होंने, लगा लो आप, गांव के लिए बिजली घर नहीं होता, कई गांव के लिए होता है। अब सारे गांवों की बिजली बताओ बिजली घर से आएगी कि ना आएगी। इसी तरह हमारे शरीर में सबको जो एनर्जी जाएगी, जो ATP बनाएगी, वो यही है, ये बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर होता है ये, यहां पर तीनों CO2 बाहर, और यहां पर वाटर और एनर्जी, ये चीज है। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं बताओ, ऊपर वाले 2 किस में आते हैं बताइए, एरोबिक एनारोबिक, एनारोबिक। और ये किस में आएगा बताइए, एरोबिक। ये है, कर लेना, ये आपको नोट करना है, पेपर में आ सकता है कि बताओ कौन कौन से पाथवे हो सकते हैं, तो बताना मेनली 2 है, एरोबिक एनारोबिक। एनारोबिक में कितने, 2 है, एक में क्या बनेगा लैक्टिक एसिड, और एक में क्या बनेगा अल्कोहल। और उस वाले अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब ये ना कि तुम बेवड़ा कह दो किसी को, यहाँ अल्कोहल का मीनिंग है कि तुम्हारे पास वो बन रहा है इथेनॉल। और हाँ इथेनॉल बताऊं, ये बेवड़े ग्रुप ही है, जो शराबी होते हैं जैसे पीते हो इथेनॉल को पीते हो, सर उन्हें पिला देंगे इसे, तुम्हें और पिला देंगे उल्टा। देखो आगे, अगला वाला देखो इधर, जो एनर्जी रिलीज होती है लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। भाई सेल्स में तोड़ा जा रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली यूज। और वो किसको बनाते हैं बताइए, एनर्जी के, ATP को। हमारे सेल्स में क्या रिलीज हुई बताइए, इन सेल्स क्या रिलीज हुई, एनर्जी।
और उस एनर्जी से अब क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे एटीपी। क्या बनाएंगे बताओ, एटीपी। और पहले बच्चों तो ये नाम, सर एटीपी का पूरा नाम बताओ। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही इसका पूरा नाम। कुछ बेचारे बैठे होंगे और कह रहे होंगे सर आपकी बड़ी वो होगी, हमें एटीपी का पूरा नाम बता दो, और कुछ कह नहीं सकते। क्लास में बेचारे चुपचाप बैठे होते हैं और सोचते हैं कि सर एटीपी बार बार नाम है, हमें एटीपी का पूरा नाम ही नहीं पता। अब ये सोच रहे हैं कभी कोई क्लास में बोल पड़े और कहे सर एटीपी का पूरा नाम तो बता दो, जिससे कि हमारा ही भला हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा क्लास में तो क्या बेइज्जती हो जाएगी। वैसे इज्जत है ही कहाँ हमारी, इज्जत है भी क्या कोई, मुझे नहीं लगता इज्जत है। आ जाओ आगे। तो एटीपी का पूरा नाम क्या बताना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी बनाने के लिए यूज होता है, याद रखना। और देखो विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी। बताओ सेल्स में सारी एक्टिविटी कौन चलाएगा, एटीपी तो चलाएगा। और एटीपी किससे बनाई आपने, एनर्जी से। और वो कहां से निकली, रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन में क्या करा हमने बताना, खाने का ऑक्सीडेशन, यही तो करा है ना। आ जाओ आगे। और एटीपी देखो इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। इसका मतलब है आपके बॉडी में, सेल्स में जो भी एक्टिविटी चल रही है उनके अंदर एनर्जी लगती है उन्हें कुछ चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको बाइक चलानी है तो पेट्रोल लगेगा, तो पेट्रोल उसका फ्यूल है क्या ना है। इसी तरह हमारी बॉडी में आपको कुछ भी काम करना है तो एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी बताओ इसका कौन सा सिक्का है, उसका नाम क्या होता है, एटीपी। तो एटीपी लगती है सारी एक्टिविटी करने के लिए। आगे समझ में। आगे देखें, अगला दे रखा देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। बता दिया भाई, ये तो मैंने कई बार बोल दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो सफिशिएंट, यहां पर पूर्ति के अंदर मतलब पूरी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को आप O2 लिख लेना। कोई ऐसा तो ना जिसको ये ना पता हो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। सर नहीं, ऐसा नहीं है। चलो अच्छी, आप अच्छे बच्चे हो इसलिए मानता हूं कि आप नहीं होंगे इस तरह के। अब देखो प्लांट के अंदर भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। बताया था किसके थ्रू, स्टोमेटा, ये तो हमने पढ़ चुके हैं सारा का सारा। अब वो कैसे करते हैं वो सब क्या है, देखिए अगला। ये वाला पार्ट सारा का सारा प्लांट जो है मैंने आपको बताया था। बताइए जब प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे कौन सी गैस को छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को। और जब प्लांट नहीं करते ऑक्सीजन, जब मतलब प्लांट सांस लेते हैं नॉर्मल रात के टाइम पे, अब बताओ कौन सी गैस को लेंगे। अरे प्लांट सांस लेते हैं रात के टाइम पे, थोड़ी होता फोटोसिंथेसिस, दिन के टाइम पे तो होता है। अब मैं कह रहा हूं जब रात के टाइम पे प्लांट से गैस ले रहे हैं तो कौन सी गैस को अंदर लेते हो, CO2 को, ऑक्सीजन को। सर ऑक्सीजन को। और कौन सी छोड़ते हैं, CO2 को। पढ़ाया था मैंने, आपने क्वेश्चन भी किया था मैंने आपसे। आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने किया था जरूर। तो देखिए इधर क्या कह रहा हो, जो आपके पास ये डिपेंड करता है। देखो प्लांट के बारे में बात करूं, एट नाइट, रात के टाइम पे, वे देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस ना है, तो उस टाइम पे CO2 एलिमिनेशन वो ज्यादा वो है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है उस टाइम पे CO2 को निकालते हैं। रात के टाइम में प्लांट किसको निकाल रहा है बताओ, CO2 को। और लेते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन को। वो तो बहुत बड़ा वो है। ड्यूरिंग द डे टाइम, जो दिन के टाइम पे CO2 बन रही है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन में, वो किसके लिए इस्तेमाल हो जाती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहां पर क्या है, देयर इज नो रिलीज CO2 रिलीज, दिन के टाइम पे CO2 रिलीज नहीं करते। अरे मैंने बताया था ना कि प्लांट दिन के टाइम कौन सी गैस लेते हैं, CO2, और जो उनके अंदर बन रही है उसको यूज कर लेते हैं वो। तो कौन सी छोड़ते हैं दिन के टाइम पे, ऑक्सीजन को, और रात के टाइम पे कौन सी छोड़ते हैं, CO2। आगे समझ में, सेम। देखिए अगला, अगला क्या है। अब देखो एनिमल की बात करूं मैं, अब हम सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। अब हर एनिमल के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग की। अब मुझे बताओ नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रीथिंग है एनिमल में कैसा होता है। हम बात करें तो हम अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, बताओ किसके थ्रू लेते हो, दिल के थ्रू, हार्ट के, लीवर से, किडनी से, लंग से। बताइए, इतना तो पता होगा। अब कुछ कहेंगे सर हमारा तो दिल लेता है ऑक्सीजन को। फिर भाई आप महा हो, मतलब आपके कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से। अगर आपने कहा कि सर हमारा दिल लेता है ऑक्सीजन, बताओ कौन लेता है। सर हमने नहीं कहा, आपने खुद नहीं कहा है। अब बताना आपको पता था नहीं पता था, कमेंट बॉक्स के अंदर कि बताओ कौन लेता है। तो हमारे कौन लेते हैं, लंग्स। तो आप अपने फेफड़ों से, सर हमें लंग्स वंग्स नहीं पता, हमें फेफड़े जानते हैं। अरे लंग्स से, आप इंग्लिश मीडियम के हो यार, आपको पता होगा। तो लंग्स को आप क्या कहते हो, फेफड़े।
ये इनसे लेते हो। कितने फेफड़े होते हैं? कोई ऐसा तो ना जिसके 4-5 फेफड़े हों? कोई है? उम्मीद कर रहा हूं कि कोई नहीं है। कितने होते हैं हमारे, बताइए? 2। तो 2 लंग्स होते हैं ओनली हमारे अंदर। तो लंग्स से हम लेते हैं ऑक्सीजन को और कौन सी गैस को छोड़ते हैं? CO2 को। ये कराने में कौन से पेपर में आ सकता है? MCQ करके बताओ किसका रोल होता है रेस्पिरेशन में, कि सांस लेने में आपके? आपको छोड़ना है गैस को तो कौन सा ऑर्गन आएगा? ये ऑर्गन है। तो कौन सा ऑर्गन किस में आ रहा है? तो देखिए इधर उन्होंने क्या कहा है, अलग अलग एनिमल में, मतलब एनिमल के पास में क्या डिफरेंट ऑर्गन होते हैं फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आप लेते हो और उससे आप क्या करते हो? CO2 को बाहर करते हो, गेटिंग रीड ऑफ CO2। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब है जो एनिमल कहाँ रहते हैं? जमीन पर, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। और जो एनिमल रहते हैं पानी में उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन दैट डिसॉल्व इन वाटर। क्या उन्होंने क्या लिखा है? इस लाइन का मतलब है जो एनिमल जमीन के ऊपर रहते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने आसपास से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। बट जो एनिमल पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं? जो पानी में घुली पड़ी ऑक्सीजन, सर पानी का फॉर्मूला खुद देखना, पानी का फॉर्मूला क्या आता है? H2O। अब मुझे बताइए कौन कौन सी गैस है? एक का नाम हाइड्रोजन और एक का नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। तो पानी में ऑक्सीजन मिली पड़ी है। अब जो मछली होती है, फिश की बात कर लूं मैं, तो मछली क्या करती है? पानी में जो ऑक्सीजन घुली पड़ी है उसी को लेती है और फिर उससे ऑक्सीजन को निकालती है और उसमें से यूज कर लेती है। अब जब उसमें यूज कर लेती है तो अब जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं होती उसे बाहर कर देती हो गिल्ड की हेल्प से। नाम पढ़ेंगे हम, उनमें गिल्स होता है। तो हम बताओ हम कहां से ले रहे हैं? हम क्या मतलब, अगर तुम्हें पानी में डुबो दिया जाए किसी मतलब जोहड़ में ले जाकर, करना मत किसी के साथ में, क्या वैसे बता रहा हूं मैं। अगर तुम किसी कुएं में जाओ, किसी स्विमिंग पूल में चले जाओ, स्विमिंग पूल में आप बहुत जाते होंगे नहाने के लिए, बहुत शौक होगा आपको। सर गर्मी पड़ रही है, आराम से बहुत मजा आता है, आप भी जाओ। तुम ही नहा के आ गए ना, बहुत है। सुने अब, जो अगर आप उसमें पानी के अंदर, अगर आप नाक को, अगर आप नीचे जाओगे पानी के अंदर भी, तो आप एक टाइम बाद, एक मतलब 30 सेकंड बाद ही कह दोगे ऊपर निकाल लो मेरे को, क्योंकि आप पानी में से तो ले नहीं सकते हो। वो मछली है, कहेंगे सर मछली ले पाती तो मैं भी ले लूंगा। तुम नहीं लोगे, तुम सीधा ऊपर टपक जाओगे। तो भाई ऐसा नहीं करना कि आप क्या है सर मैं मछली की तरह बनूंगा। मछली के अंदर फिश में होते हैं गिल्स, वो हमारे अंदर नहीं होता है। सर मेंढक भी लेता है, मेंढक तो स्किन से भी ले लेता भाई, अपनी स्किन से। तो मेंढक ही है, मेंढक मत बनना। तो हम ना मेंढक की तरह ले सकते हैं ना मछली की तरह ले सकते हैं। हम किससे लेते हैं बताओ ऑक्सीजन को? एटमोस्फियर से। आ रहा है समझ में? और जो पानी में रहते हैं वो कहां से लेते हैं बताइए? जो पानी में घुली पड़ी ऑक्सीजन उसी से। तो वो लाइन है ये। आगे देखो, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। वो कह रहा है जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट, उसके कंपेरिजन में कि जो ऑक्सीजन हमारी हवा में होती है। तो आपसे पूछ ले, हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है पानी में ज्यादा होती है? तो कहां होती है बताइए? हवा में। पानी में कम होती है। आगे लिखा है रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या लिखा है, जो ब्रीथिंग की रेट है, ब्रीथिंग की रेट है जो एक्वेटिक में, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? पानी में रहने वाले, उन ऑर्गेनिज्म की ज्यादा तेज होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। इसका मतलब है कि जो जमीन पर रहते हैं जीव और जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीवों की रेस्पिरेशन की रेट, ब्रीथिंग की रेट ज्यादा होती है। क्योंकि उसके अंदर क्या है आप बताओ, अगर आपको ज्यादा ज्यादा क्या, आपको ज्यादा O2 लेनी है, जब आप भाग रहे हो तो आप आराम से सांस लेते हो या तेज तेज लेते हो? तो बहुत तेज लेते हो आप, ऐसा लगता है जैसे पता ना दिल बाहर निकल के ना आ जाए, इतनी तेज तुम्हारा दिल धड़क रहा होता है, हार्ट की रेट इतनी फास्ट होती है उस टाइम पे। तो हम जल्दी लेते हैं। अब कुछ तो दिल के हाथ लगा रहे होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि सर हम क्या होता है चेक करते हैं, अभी तुम बैठे हुए हो, अब जब तुम दौड़ रनिंग करोगे, जब तुम दौड़ने जाओगे उस टाइम देखना। देखिए आगे, अगला क्या लिखा है? अब देखो ये रहा मछली का नाम, फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। मुंह से लेते देखिए पानी को। तो हम भी तो मुंह से ही लेते हैं, तुम तो नाक से ही पानी पी जाते हो कभी कभी। तो हम मुंह से ही लेते हैं, नाक से नहीं लेते, और गलती से जाता है। तो फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट टू पास द गिल्स। कहां भेजता बताइए? गिल्स के पास में। तो गिल्स कहां होता है याद रखना? मछलियों में। कहां होता है? फिश में। एंड ये क्या करता है? जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको उसमें से निकाल लेता है। तो मछली कर सकती है काम।
मछली क्या करेगी, पानी को अंदर लेगी मुंह के थ्रू, और गिल्स क्या करेंगे, उसमें से क्या होता है, O2 को यूज करेंगे, O2 को निकालेंगे और जो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। फिर ब्लड से क्या होगा, उनका हार्ट वगैरह पंप कर देगा आगे की तरफ। हमारे अंदर ऐसा ही होता है, हमारे अंदर क्या है, लंग्स से हमने क्या है, पहले ईयर को लिया, उसमें से O2 आती है, अब जो O2 आती है फिर ब्लड में मिक्स होती है, फिर वो ब्लड क्या होता है, हार्ट के पास जाता है, हमारा हार्ट, हमारा दिल पूरी बॉडी में पंप करता है उसे, क्योंकि हमारे हर हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए। देखते हैं आगे, आगे क्या लिखा है। अब देखिए ये मछली है, एक है इनहेलिंग, एक है एक्सहेलिंग। मीन्स जब वो सांस ले रही है तो उस टाइम पे क्या है, और जब सांस को छोड़े उस टाइम पे क्या, देखो जब वो सांस ले रही है, देखो ऑक्सीजन रिच वाटर, इसका मतलब है जो पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है वो अंदर की तरफ फोर्स किया जाता है गिल के पास में, ठीक है। इसका मुंह देखो खुला हुआ है, देखो मछली कैसे मुंह खोल रही है। तुम मत खोलना अपना मुंह ऐसे अभी, कभी तुम भी खोल के बैठ जाओ, तुम्हारे मुंह में तो मच्छर घुस जाएगा उल्टा, ये वाला। अब जो मछली है यहाँ पर क्या हो रहा, माउथ ओपन है, ये गिल है, देखो ये गिल कवर्ड है इसका यहाँ पर, ये क्या करेगा, यहाँ पर O2 को इस पानी में से निकाल लेंगे। अब जब वो माउथ अब उसको निकालेगी बाहर तो क्या होगा, ये जो इनका गिल्स है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर बंद है अभी, तो जब पानी गया अंदर तो O2 को निकाल लेंगे, तब तक बंद रहेगा, और जब उसमें से O2 निकाल लिए तब उस पानी को बाहर कर देंगे, ये खुल जाएगा गिल, फिर CO2 क्या है, डिजोल्व वाटर बाहर हो गया। आ रहा है समझ में। तो बताओ कौन से पानी को अंदर लिया जाता है, मछली कौन से पानी को अंदर लेती है, ऑक्सीजन डिजोल्व को, CO2 डिजोल्व को, ऑक्सीजन डिजोल्व को, और कौन से पानी को बाहर छोड़ती है, CO2 डिजोल्व, क्योंकि CO2 जो उनकी बॉडी में बनी है उसको बाहर करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चलो बहुत अब आया ये पॉइंट, हमारी बॉडी में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, कौन सी गैस को छोड़ते हैं, CO2। तो हमारी बॉडी में CO2 कहां से आई, अब तो ये आई थी हमारी सेल्स में जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है उससे। समझ में आया कुछ। तो हम बाहर से CO2 लेते नहीं है, जो हम CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो O2 को लिया है, बट जब आप छोड़ रहे हो तो वो आई थी आपके खाने के ऑक्सीडेशन से, ये प्लीज याद रखें। अब देखो आगे, ये तो फिश का था, अगला लिखा देखो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, भाई सेम आ रहा है, जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, हमें भी पता है भाई, सांस लेने में वो इस्तेमाल करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन होता है अलग अलग एनिमल में, ये भी बात सही है। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर, अब आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है, वरना आप कहेंगे सर आपने कैसे बता दिया है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब आपको ऐसे समझाना पड़ेगा मुझे, रुकिए। देखो ये रहा, सबसे पहले क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर नोज होती है, देखिए नोज होती है। अब आप अपनी जो नोज को देखते हो, नोज यहाँ पर जो होती है, तो नोज के अंदर क्या होता है, साइड्स में जो ये है इन्हें बोलते हैं नोस्ट्रिल, ये वाले, इनसे तो सांस को लेते हैं हम, इनसे ही। तो नोज के अंदर क्या आता है, नोज यहाँ पे क्या है, कितने नोस्ट्रिल होते हैं बताइए, 2 नोस्ट्रिल, और आप इन नोस्ट्रिल को ही कहते हो, अब तुम्हारी आम भाषा में बताओ ना, नाथू बोलते हो आप इन्हें। तो यहाँ पर 2 नोस्ट्रिल है, उसके बाद में आपके पास कौन सा पार्ट है नोस्ट्रिल के बाद में, नसल पासेज, देखो ये जो बनती है यहाँ पर ये वाले करके, अब नसल पासेज ये, या नेजल पासेज आप ये कह दें। फिर क्या होता है, नोज के अंदर क्या है, नोस्ट्रिल्स है, फिर नेजल पासेज है, उसके बाद में क्या आता है, ये अंदर की तरफ जाके ओपन करती है। कभी आप देखते हो नॉर्मली क्या है कि आपके अंदर क्या है, आप पानी पी रहे हो, पानी पीते हैं नॉर्मली क्या है, तो आप हंस पड़ते हो अगर, तो तुम्हारा पानी नाक से ही बाहर आ जाता है। तो जो इसके बाद पार्ट है यहाँ पे क्या है, वो आता है फेरिंग्स का, और जो फेरिंग्स है इसमें कौन सा पार्ट है, एक्चुअली फेरिंग्स का नाम होता है नेजोफेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स क्या है, आपको एक चीज बताऊं मैं, ये एक्स्ट्रा है पर याद रखें, फेरिंग्स वो पार्ट है हमारे माउथ वाले, मतलब इसकी तरफ नोज है, जो नेशनल पासेज है, जहां जाएगी वो जाके कहेगा वो फेरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स के बाद में ये वो पार्ट है जो हवा के लिए भी कॉमन है, पानी के लिए भी कॉमन है, मतलब एयर के लिए भी है, पानी के लिए भी और खाने के लिए भी है, तो ये सबके लिए कॉमन है, ये कॉमन फॉर ईयर, हवा के लिए हो गया, फूड खाने के लिए हो गया, वाटर पानी के लिए हो गया, लो ये अकेला, ये फेरिंग्स नाम है जो ये, और जो हवा में इन्वॉल्व है, ईयर में इन्वॉल्व है, उसका नाम है नेजोफेरिंग्स, ये वाला। इसके बाद में फेरिंग्स के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं लेरिंग्स,
ये है जो आपका, देखो ये जो ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं बताइए? लैरिंग्स बोलते हैं। अब जो लैरिंग्स है ये नोज हो गया। अब देखो ये यहाँ पे मेन है, ये फेरिंग्स दिखा रखा है उन्होंने नोज के बाद, और इसके बाद ये ट्रेकिया जो आपको ये दिखाई पड़ती है नॉर्मल, देखो ये वाली पूरी की पूरी जो ये है इसे ट्रेकिया बोलते हैं हम, जो ये आपकी ट्यूब के समान है। तो लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स ये तो होता है वोकल कॉर्ड जिससे हम बोलते हैं, यही है ये लैरिंग्स, और इसी को आप बोलते हैं एडम सेप्पल। ये अरे दिख रहा होगा सामने की तरफ ये वाला, इसे पकड़ के देखना आवाज बदल जाएगी। तो ये लैरिंग्स है, क्या नाम बोलते हैं? वोकल कॉर्ड, और क्या नाम कहते हैं? एडम सेप्पल। तो एडम सेप्पल हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया, ये इसी का नाम है। आगे समझ में? लैरिंग्स के बाद कौन है? इसके बाद है ट्रेकिया, ये सांस की नली। ट्रेकिया किसकी पाइप है बताओ? एयर पाइप है, फूड पाइप है, तो इसे कहता है एयर पाइप, हवा के लिए। तो देखो ये वाली, अब देखो ये क्लियर देखो। देखो ये क्या होता है? ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, मतलब ये पूरा का पूरा भाई, देखिए ये ट्रेक क्या है सारा, ये वाला पार्ट। अब जो ट्रेक क्या है, जहां पर ये खत्म होगा, देखो इस वाले पार्ट में, अब ये दो में बट रहा है, यहां पर देख लीजिए, एक इसमें और एक इसमें। इस वाले को हम बोलते हैं ब्रोंकी। अब ट्रेक क्या जिसमें डिवाइड होता है, तो किसमें होता है वो वाला? दो ब्रोंकी में, एक ये लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो आप इसे राइट कह दें क्योंकि ये राइट लंग है, तो राइट कह दिया। ये लेफ्ट लंग है तो इसको राइट, हमें लेफ्ट बोल दिया ये वाले को। तो राइट और लेफ्ट में, क्योंकि ये कौन सा है? लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में, तो यहाँ पर क्या होता है? इस वाले पार्ट में कर दिया, ये राइट मान लो, ये लेफ्ट मान लो। तो ब्रोंकी। अब देखो ट्रेक कैसे क्या बनता है? ट्रेक कैसे बनता है? ब्रोंकी, ये नाम याद रखना। और ब्रोंकी से, अब देखो ये ब्रोंकी जाएगा, अब इससे जो ये बनेंगे इनका नाम है ब्रोंकियोल। सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको किससे क्या बन रहा है। और ब्रोंकियोल किस में ओपन होती है? एल्वेली में। तो ये है एल्वेली मेन। तो बताइए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम अपने की बात कर रहे हैं, वो किस किस से मिलकर बना है? अब वो देख रहे हैं ध्यान से। देखिए मैं आपको यहाँ पर पेज ऐड करता हूं, प्लीज सुने ध्यान से। किस किस से बनता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलके बनता है, क्या होता है, ये देखेंगे। अभी मैं आपको समझा दूं पहले। कितने लंग्स होते हैं बताओ? यहां पर क्या आता है? 2 लंग्स, 2 लंग्स होते हैं। अब जो दोनों लंग्स है यहाँ पर कहाँ कैसे लिक्विड होते हैं? लंग्स जो होते हैं, लंग्स आर इन, इस कैविटी का नाम है थोरेक्सिक कैविटी, अगर आप नाम याद रख सको तो इसको हम कहते हैं थोरेक्सिक कैविटी। ये थोरेक्स है, ये वाला हिस्सा जो ये चेस्ट वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं थोरेक्स। तो ये हमारे जो लंग्स है ये पसलियों के नीचे होते हैं, पसलियों के बीच में जो रिब्स है। तो हमारी बुक ने लिखा हुआ है लंग्स आर इन थोरेक्सिक कैविटी एंड बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में। रिब्स को क्या बोलते हैं? पसलियां। तो पसलियों के बीच में होते हैं लंग्स, इसलिए होते हैं। देखो कभी कोई तुम्हें घूसा मारे, फॉर एग्जांपल पंच मारे, तो तुम्हें पहले यहां लगेगा, अगर डायरेक्टली पसली ना होती तो भाई लंग्स ही बेचारे पिचक जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए तो यहाँ पर वो किस में कवर्ड है, किसके अंदर होते हैं? रिब्स के अंदर। क्या कौन किससे स्टार्टिंग है? पहले मैंने किसका नाम लिया? नोस्ट्रिल का। नोस्ट्रिल के बाद कौन आता है? नसल पासेज। आप कहेंगे सर नसल नेजल चेम्बर भी है, नेजल पासेज याद रखिए, नेजल पासेज। आप वो लिखोगे फिर नेजल चेम्बर रहने दो, उसके बाद में फेरिंग्स लिख ले। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद कौन आता है? पूरा लिख दूं सीक्वेंस में सीधा सीधा। फेरिंग्स है, उसके बाद देखिए फेरिंग्स के बाद यहां पर लिख रहा हूं लेरिंग्स। और लेरिंग्स से कौन आता है बताओ? ट्रेकिया। और ट्रेकिया क्या होती है? स्ट्रेट ट्यूब, याद रखना। ये कैसी ट्यूब है? स्ट्रेट ट्यूब है, सीधी ट्यूब नीचे की तरफ जाती है लंग्स में, ऐसे करके। एक मिनट, ये जो ट्रेक क्या है, कैसी ट्यूब होती है बताइए? स्ट्रेट ट्यूब। और आपको बताऊं नॉर्मली क्या, देखो इसमें इस तरह का दिख रहा है आपको, ये देखो इस तरह से करके। आप कभी यहाँ पर देखो फिंगर करके देखो इस तरह के, तो आपको मिलेंगी इरेगुलर वो करके, मतलब इस तरह की लाइन सी। तो जो ये होती है ये एक्चुअली होता है सी शेप कार्टिलेज, इसका नाम है, ये कार्टिलेज से बना होता है। और ये नाम क्यों बोला मैंने सी शेप? क्योंकि सी शेप ही है, ये पूरे में नहीं होती है, आधे में इस तरह से होती है, सी शेप की, सी के आकार की।
तो ये ट्रिक क्या है और ये क्यों है, ताकि कोलेप्स ना हो जाए। फिर ट्रेकिया के बाद कौन आता है, ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद कौन आता है, मैंने इससे स्पेलिंग गलत कर दी, ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद है ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से क्या बनता है, एल्वेली। अब ये है, और हर एक लंग्स में आप कहोगे सर क्या एल्वेली क्या चीज है, अब सुने ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं एल्वेली क्या है। हर एक लंग्स में ये चीज याद रखें, इन ईच लंग्स 30 करोड़ एल्वेली होती है, हैं? कितनी सर, 30 करोड़ एल्वेली हर एक लंग्स में। तो मतलब दोनों में कितनी होगी सर, 60 करोड़। ये नहीं आएगा कितनी करोड़ होती है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा होती है। और कैसी होती है, देखो एल्वेली कुछ इस समान होती है, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये एल्वेली है, आपकी बुक ने दे रखा, देखो ये रहा डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ये रहा, ये एल्वेली है। देखो आपकी बुक ने क्या लिखा है, नसल पासे दे दिया, ये वाला पार्ट माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, देखिए, और ये ट्रेक क्या है, ये नजल पासेज है, ये वाला पार्ट तुम्हारा नोस्ट्रल ओपन होंगे नसल पासेज में। उसके बाद कहाँ है फेरिंग्स, देखो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और फिर 4 नंबर, ये आएगा। उसके बाद में ये ट्रेक क्या चलेगा, और देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, मैंने बताया, बताओ किस शेप की है, सी शेप की, ये बुक में दे रखा था। उसके बाद ये अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पर, फिर देखो बुक ने ये ब्रोंकी बनाएगा, अगले बात देखो, इसके बाद ये आएगा 4 के बाद ब्रोंकी 5, उसके बाद 6 ये वाले पार्ट, फिर एलुलर सेक है, एलवेली का वो वाला पार्ट दिखाया इन्होंने, ये वाला। और देखो अब इन्होंने इसको जूम कर रखा है, इसी को बड़ा करके बताया कैसा है। तो एलवेली देखो इस समान है, आपको बंच ऑफ ग्रेप के समान, जैसे वो नहीं होता है ग्रेप का गुच्छा होता है अंगूर का, उस समान है, देख लो। अब क्या होती है देखिए, मैं आपको यहां लिखवाता हूं, कहां चल रहे थे हम, यहां थे ना। देखो आप पढ़ रहे हो ना मेरे से, तो मैं आपको ये जरूर गारंटी से बता रहा हूं, पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा, आप ये भरोसा रखें, समझ में आना चाहिए। पहली चीज हमारा समझना है, क्वेश्चन आंसर आपको जो आएंगे पेपर में, वो हम आपको, वो एनसीईआरटी से ही आएंगे यार, आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं। आप कोई कुछ भी कह रहा हो, मैं उससे नहीं कह रहा हूं, सारे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, सारे अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ना आप उससे पढ़े, बट आप एक को ही फॉलो करें जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। आपको बस एनसीईआरटी करनी है, उसको समझनी है अच्छे से, और उसके सारे क्वेश्चन रट्टा नहीं मारने। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आगे चल के चीजों को फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप रट्टा मत मारे, आप अभी जो चाहोगे ना समझ लोगे, आप समझने पे ज्यादा फोकस करो रट्टा मारने से। 10th में होते हैं तो बच्चों को लगता है यार रट्टा मारना है पास हो जाएंगे, रट्टा नहीं मत मारो यार, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी ऐसा है, तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो एकदम। अब ये 10th क्लास में हो, जो चाहो आप कर सकते हैं अभी। देखें आगे, एल्वेली है, एल्वेली कैसी होती है याद रखना, एल्वेली आर थिन वोल्ड, कैसी होते हैं बताइयो, इनकी वोल कैसी होती है, थिन। अगर ये एल्वेली, देखो मैं ऐसा बता रहा हूं इसे, तो इस तरह की होगी, देखो इस तरह की, तरह सी होती है। हाँ बताओ रेगुलर है इरेगुलर है, थिन वोल्ड है, मतलब थिन ये पतली होती है, और कैसी होती है, इरेगुलर। दूसरा एक और नाम, ये होती है वस्कुलर, वस्कुलर मीन्स है क्योंकि एल्वेली में होती है हाई ब्लड सप्लाई, क्या होती है बताइए, हाई ब्लड सप्लाई, इसलिए मैं कह रहा हूं वस्कुलर, तो इसका मीन्स है हाई ब्लड सप्लाई। और जितना भी होता है, आप कहेंगे सर हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, O2, और कौन सी छोड़ते हैं, CO2। अब जो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा ब्लड, और CO2 को लेकर जाएगा, वो एल्वेली में आएगा। तो याद रखें जो एल्वेली है, यही पार्ट है आपका मेन पार्ट, मेन पार्ट ऑफ लंग, इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व है, कोई पूछेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैस। सर एक्सचेंज ऑफ गैस किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को तुम अंदर लेकर जाओगे बॉडी के अंदर, और CO2 को बाहर छोड़ोगे। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस है कौन कराएगा बताओ, एल्वेली कराएगा। कर लोगे ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो एल्वेली ऐसी होती है। देखिए आप एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पार्ट है, तो शुरुआत कहां से होती है, और आपको अगर डायग्राम बनाना पड़ेगा, पेपर में आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाओ, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, बना लोगे। यहाँ पर क्या इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए जब आप वैसे पढ़ोगे डायग्राम ये बनाना है, ये वाला, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम ये है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। देखो
मैंने आपको समझाने के लिए और ये भी लिया हुआ है जिससे कि आप और समझ पाए। देखो ये बता दिया मैंने आपको, ये किताब के बाहर का था। देखो ये रहा, देखो एलवेली अगर आपको दिख रही है तो बोल के समान दिख रही है। देखो ये रही बोल के समान, ये एक बंच के समान है, गुच्छा है अंगूर का सा, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया। सर अब क्या लिखा हुआ है पूरा बुद्ध समझाइए हमें कि कैसे कैसे होता है। देखिए, लंग्स के अंदर विद इन द लंग्स पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। स्मॉल ट्यूब में होता है और बैलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे के समान स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या कहते हो आप? एलवेली। एलवेली कैसी है? एक गुब्बारे के समान ही तो है, अभी मैंने कहा था। अब अकेले को बोलते हैं एलवेलस। एलवेली जो होती है क्या करती है? सरफेस एरिया देती है, जहां पे क्या होता है बताओ? एक्सचेंज ऑफ गैस। बताया था भी मैंने। बताओ एलवेली किस में इन्वॉल्व है? एक्सचेंज ऑफ गैस में। ये बता दिया। देखो अगला, द वॉल ऑफ द एलवेली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। एलवेली में होता है, एलवेली की वॉल पे वहां पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। फिर आगे, जब आप सांस अंदर लोगे, अब मुझे बताइए, मैंने आपको कहा था सांस अंदर लोगे तो बताओ तुम्हारी जो चेस्ट है एकदम बाहर की तरफ आती है कि ना आती है? लिफ्ट होती है बाहर की तरफ। तो लिखा है जब आप सांस अंदर लोगे तो आप क्या करोगे? रिब्स को बाहर लिफ्ट करोगे, वी लिफ्ट आवर रिब्स, बाहर होगी और फ्लैट हो जाएगी। और हमारा जो नीचे का पार्ट है वो होता है डायफ्रागम। इनके नीचे होता है एक, लंग्स के नीचे। देखो ये डायग्राम में ये रहा, इसका नाम है डायफ्रागम। देखो ये, अरे देखो ये रहा, ये डायफ्रागम, ये वाला। जब आप सांस लेते हो तो ये तुम्हारे जो हमारी जो चेस्ट है बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ आती है कि ना आती है? तो ये क्या होता है? ये नीचे की तरफ जाता है, ये वाला पार्ट। मींस ये देखो, नॉर्मल तो होगा ऐसा, नॉर्मल डायफ्रागम ऐसा होता है, नॉर्मली डायफ्रागम। और जब आप सांस ले रहे हो तो ये क्या करेगा? ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल फ्लैट सा, ऐसा करके ऐसा पड़ जाता है ये। और ये कब है? ये है आपका नॉर्मली। और जब आप सांस अंदर लोगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये सीधा स्ट्रेट, इस तरह का हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा वो क्या समझा रहा हूं मैं? तो पहले इस समान है, देखो पहले ऐसा है, सांस अंदर लोगे ऊपर की तरफ आएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका नाम डायफ्रागम है। आगे देखो बुक ने क्या लिखा है, इसमें डायफ्रागम आता है, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, वो ठीक है। फिर ईयर को लंग्स के अंदर ले लिया जाता है, फिल द एक्सपेंडेड एल्वेली। देखो जब आप सांस को अंदर लोगे तो एल्वेली में गैस भर जाएगी, तो हमारी चेस्ट, हमारे लंग्स फूलते हैं, लंग्स फूलते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड करती है। तो ये पूछे कि बताओ हमने सांस लेने पर ऐसा क्या हुआ कि हमने क्या होता, हमारी चेस्ट मतलब एक तरह से एक्सपेंड कर रही है, मीन्स छाती फूल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या है, हमारे लंग्स में क्या होती है? एल्वेली। और जब आप गैस ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हो तो एल्वेली में भर जाती है, तो उनका साइज बढ़ जाता है, वो एक्सपेंड कर जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपेंड करती है। और जब आप सांस को छोड़ोगे, सांस को छोड़कर देखना, सांस को बाहर निकालिए तो क्या होगा? आपकी चेस्ट एकदम से नीचे की तरफ चली जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि एल्वेली में गैस कम हो गई। तो चेस्ट एक्सपेंड कब कर रही है? फैल कब रही है, मतलब फूल कब रही है? सांस को अंदर लेने पर। और तुम्हारे नीचे की तरफ कब हो रही है, मतलब कम कब हो रही है? जब सांस को छोड़ रहे हैं। ये वो वाला पार्ट। आगे फिर देख ले, और आप कितनी बार सांस लेते हो ये बताइए। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? यहां पे है नहीं। एक और चीज बताता हूं आपको मैं, देखिए, इन 1 मिनट कितनी बार सांस लेते हो आप? सर मैं ले लेता हूं, कुछ तो ये बताएंगे। हाँ बताना कितनी बार लेते हो, कितनी बार सांस लेते हैं हम? सर 75 बार। अरे 72 बार जो आप बता रहे हो दिल की धड़कन है, वो अलग है, ये नहीं है सांस। हम लेते हैं एक बार में इन 1 मिनट ऑन एन एवरेज 12 से लेकर 16 बार, 12 से लेकर 16 टाइम। सर हमें तो 20 टाइम पढ़ाया था, वो भी आप मान सकते हैं, बट एग्जैक्ट ये है। कितनी बार सांस लेते बताइए आप? 1 मिनट में ले पाते हो 12 से लेकर 16 बार। और अब आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने कभी कहा होगा कि यार चलो फूंक मारते हैं, जितनी तेज फूंक मार सकते हैं मारेंगे हम। अब मुझे बताओ, क्या आप अपने लंग्स को खाली कर सकते हो? मतलब आप जितना मर्जी अपने लंग्स में से एयर को बाहर निकाल लो, क्या आप निकालने के बाद में फिर भी क्या आप नॉर्मली आता है पूरी गैस को बाहर निकाल दोगे? निकाल दोगे नहीं। तो जो गैस हमारे लंग्स में तब भी भरी रहती है जब हम फोर्सफुल्ली, जब हम जबरदस्ती क्या करते हैं, अपने अंदर से एयर को निकालते हैं, तो जो गैस बची रहती है लंग्स में उसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो यहाँ पर ये नाम आ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम का, ये 11th में आता है मेनली,
और वहां पर चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? ये लंग्स में ईयर होती है, ईयर प्रेजेंट इन लंग्स। तो नॉर्मल सांस लेने के बाद आप नॉर्मल सांस छोड़ दोगे, जब आप सांस को छोड़ लो, छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचेगी, एयर बचेगी, ऑक्सीजन बचेगी, उसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। वो पूछेगा नहीं तुमसे 10th में, बताओ व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, पर आपको पता होना चाहिए एयर को छोड़ने के बाद, एयर को रिलीज करने के बाद अब जो एयर बच गई लंग्स में, उसका नाम क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। बता दोगे ना? ठीक है। तो एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन, सांस छोड़ने के बाद। सर एक्सपिरेशन क्या है? एक्सहेलेशन का दूसरा नाम है। चलो एक्सहेलेशन लिख दो यार, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज होंगे। आप एक मिनट को पूरा ही मिटा देता हूं। देखिए मैं लिख देता हूं इस पूरे को ही, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। ईयर रिमेनिंग इन द लंग्स, अगर आप लिखना चाहें, देखो ऐसे पढ़ते हैं बुक को, ऐसे पढ़नी चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें पता हो, अब जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें हर वो समझ में आ जाएगा। एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के बाद में। ये चीज देखो इधर क्या लिखा है उन्होंने, एयर को आपने सक्करा लंग्स में, तो लंग्स बताओ क्या कहते हैं? एक्सपेंड कर जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि एयर एल्वेली में चली जाती है। ब्लड क्या होता है? वो किसको लाता है? CO2 को, और बॉडी से इकट्ठा करके फिर एल्वेली में लाके छोड़ देता है। एल्वेली में से ब्लड क्या करेगा? O2 को ले जाएगा पूरी बॉडी में, CO2 को छोड़ जाता है, और CO2 को एल्वेली से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं हम नोज के थ्रू। ये होता है। अगला वाला पार्ट देखिए आगे क्या लिखा है, एनसीईआरटी है। एक मिनट। जब बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, अगर किसी एनिमल का जो बॉडी का साइज बड़ा है, तो डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कह रहा है अकेला ऑक्सीजन मतलब डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस उसके लिए सफिशिएंट नहीं है पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। आगे कह रहा है तो वहां पर क्या आता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। अब ये क्या लिखा है? अब देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है। अब सर ये हमें समझ में नहीं आएगी, आप समझाएं। अब लो मैं आपको समझाता हूं। हमारी बॉडी के अंदर हमें बताओ, हमारी बॉडी के लंग्स को O2 चाहिए, हर बॉडी के पार्ट को चाहिए, पूरे शरीर को O2 चाहिए। अब पूरे शरीर को जो O2 चाहिए कौन लेकर जाएगा बताइए? ऑक्सीजन। उसे लेकर जाएगा ब्लड, और ब्लड में कौन लेकर जाएगी बताइए? आरबीसी, और आरबीसी में कौन लेकर जाएगा? हीमोग्लोबिन। नाम सुना है आपने हीमोग्लोबिन? बताओ हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? वाई द ब्लड इज रेड? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है बताओ? किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन को। तो याद रखना, सुने ध्यान से, सारे बॉडी पार्ट को आरबीसी प्रोवाइड, आरबीसी में कौन होता है? यहां लिख रहा हूं मैं, आरबीसी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। सारे बॉडी पार्ट को कौन क्या देता है बताइए? आरबीसी ऑक्सीजन देता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। और आरबीसी में कौन होता है बताओ? हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और ये पिगमेंट है एक, ये क्या करता है अपने साथ? O2 को लेकर जाता है, प्रोवाइड O2 टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब ये ब्लड क्या करेगा? सुना ध्यान से। अब आरबीसी किस में होती है आपको पता होगा, ये कहां किसमें प्रेजेंट होती है? ब्लड में। तो ब्लड में कौन है? आरबीसी। आरबीसी में कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसको लेकर जाएगा? आप आरबीसी कहते हैं, हीमोग्लोबिन किसे लेकर जाएगा बताइए? ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स में। और ये हमारे ब्लड के अंदर ही है। अगर आरबीसी ना हो तो नॉर्मली क्या है, हमारी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन जो हम चाह रहे वो नहीं कर सकते। तो ये चीज को याद रखना है आपको। और हीमोग्लोबिन ही वो है जो बॉडी पार्ट में CO2 को लाता है। मेरी बात सुने ध्यान से, हर सेल में रिएक्शन चल रही है, हर सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो वहां कौन सी गैस बाहर निकल रही है? CO2। कौन से निकल रही है बताइए? CO2 निकल रही है। और हमारा जो हम बाहर से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन हमें वहां पहुंचानी है, और जो वहां CO2 निकल रही है उसे वहां से लेकर आना है। तो उसे लेकर ऑक्सीजन को लेकर जाएगा हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में है, और वहां छोड़ के आएगा ऑक्सीजन को, और बदले में वहां से लाएगा CO2 को।
और जब ये कहां से लेकर जाएगा, अब देखो जो आरबीसी है, आरबीसी टेक्स, अभी मैंने कहा था आपको आरबीसी टेक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एल्वेली। अब बताओ ये कहां से लेकर जाएगा ऑक्सीजन को, लंग्स की एल्वेली में से, और यहीं पर ऑक्सीजन को लेकर चला गया फ्रॉम एल्वेली यहां पर, एंड रिलीज, एंड यहां पर लिख, सॉरी एक मिनट को पहले ही लिख दूं मैं, फ्रॉम लंग्स एल्वेली यहां से लेके आता है, एंड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू एल्वेली। लो हीमोग्लोबिन क्या है, जो आरबीसी है, आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन, वो क्या कर रहा है, लंग्स की एल्वेली से O2 लेकर आ रहा है, यहां से लेकर जाएगा ऑक्सीजन को, और इसी के अंदर CO2 को लेकर लाकर छोड़ेगा। तो मतलब यहीं पर लाकर छोड़ेगा, यहीं से O2 ले जाएगा, यहीं से क्या है O2 लेकर जाएगा, और यहीं पर CO2 को लाकर छोड़ेगा हर बॉडी पार्ट से। अब इसको यहां से लंग से क्या होगा, इस एल्वेली से द CO2 इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम एल्वेली। यहां से आप एल्वेली से किसको रिलीज कर दोगे बाहर, बताइए, एल्वेली से CO2 को बाहर कर दोगे। ये है वो, कुछ समझ में आया होगा शायद क्या कहा है मैंने। तो बताइए किसका लेना देना है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी गैस को, अब यही तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो बताओ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कौन कर रहा है, बताओ कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। कौन कर रहा है बताइए, हीमोग्लोबिन। और वो किस में होता है बताओ, आरबीसी में हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन बताओ बॉडी पार्ट में कौन सी गैस लेकर जाता है, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस लेकर आता है, CO2। और फिर CO2 को कहां से बाहर छोड़ते हैं हम, लंग्स की एल्वेली से। समझ में आ गया इतना, देखिए आगे वही लिखा हुआ था, ये जो सारा पार्ट आपको मैंने समझाया है। देखो ये वाला पिगमेंट, देखो क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को ले रहा है, यहां पर क्या होता है, और टिश्यू में लेकर जाकर यहां पर ले जाएगा उसको। फिर ह्यूमन बीइंग का देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उसकी हाई एफिनिटी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है वो, तो जब चिपकेगा तभी तो लेकर जाएगा। और यही पिगमेंट क्या होता है, रेड ब्लड में, आपको याद होगा आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल, इसी का तो नाम है आरबीसी लाला, ये आरबीसी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये मोर सोल्यूबल है वाटर के अंदर देन ऑक्सीजन, तो मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। वो लिखा है इन्होंने कि जो CO2 है वो O2 से ज्यादा मोर सोल्यूबल है वाटर के अंदर, इसलिए उसको डिजोल्व फॉर्म में लाया जाता है। अगला देखिए, ये बता दिया। फिर ये अब देखो लिखा हुआ उन्होंने, कभी भी आप 10th क्लास में है तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, नो स्मोकिंग। और आपको नॉर्मली क्या आता है, कभी आप स्मोकिंग अगर करोगे भी तो आपने की है, आपने कर दिया है, बहुत गलत बात है, कभी मत करना, क्योंकि ये शुरुआत में आदत लगती है। शुरुआत में तो मैं ऐसे दोस्त मिलेंगे कहेंगे चल मैं तेरे को फ्री में पिलाता हूं, और जब तुम सीख जाओगे ना तब तुमसे कहेंगे अब हम नहीं पिला रहे, अब तो खुद ही पी। मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं, शुरुआत में आपकी आदत बना देंगे, आपको बिगाड़ देंगे, और बिगड़ने के बाद अब तुम चाहे चोरी करो, किसी के घर में कुछ भी करो, आप यहाँ पे आप लेकर आओगे, आप करोगे वो नशा। तो इस आप से दूर ही रहे। देखो तुम्हारी बुक ने भी कहा है अगर आप ज्यादा मतलब कुछ भी करोगे, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है। और उन्होंने कहा है क्या आप जानते हैं, और स्मोकिंग करने से क्या होता है, आपको कैंसर भी होता है, बहुत कुछ है। उन्होंने आगे लिख रखा है लंग कैंसर। देखो इसमें क्या लिखा है, तुम बीड़ी पीते हो, सर हम नहीं पीते, अरे ना पीनी भी नहीं चाहिए, बीड़ी नाम लिखा है देखो, फिर हुक्का नाम लिखा है, फिर गुटखा नाम लिखा है देख लो, सिगरेट का नाम लिखा है, सिगार है, ये सब क्या होता है, हार्मफुल। और इन सब से क्या होता है बताइए, इन सब से क्या है, आपके लंग्स डैमेज होते हैं, आपके लंग्स खराब होते हैं, और फिर लंग्स खराब हो जाते हैं तो बचाई क्या बॉडी में। और इससे बड़ी चीज कैंसर, अगर कोई नाम आदमी आम आदमी कैंसर का नाम सुन ले वो वैसे ही मर जाता है आधा तो। इसीलिए हम सबको देखो, हम सबको बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। हम पढ़ाई भी करनी है और हमें अपने अंदर अच्छी चीजों को भी लाना है, हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। और अच्छा इंसान जब बनेंगे जब हम अच्छी बातों को सीखेंगे। कभी भी कोई इंसान बुरी बातें सीख कर अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो आपको कभी नहीं करना, ये इसलिए मैंने लिया था। ये पेपर में नहीं आएगा, सर पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा कि गुटखा से बीड़ी सिगरेट ये पीने से क्या यहाँ पे क्या है, इनको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पूछेंगे आपसे भी। और इन सब के बारे में आप और बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे आप। देखिए अगला, अब ये क्वेश्चन है,
आपके। अब देखो आपको इन क्वेश्चन को लिखना है, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देखो। क्या फायदा है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्डिंग टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। वो कह रहा है क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास में ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्या फायदा है। फिर कौन कौन से पाथवे हैं, आपको मैंने कहा था एरोबिक एनारोबिक, अरे बताओ हाँ या ना, वही लिख रखा है, वही टेबल है आपकी। हाउ एन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड, बताओ कौन लेकर जाता है, अभी बताया मैंने। O2 कौन लेकर जाएगा बॉडी में, हीमोग्लोबिन, और वो कहाँ है आरबीसी में। CO2 कौन लेकर आएगा, हीमोग्लोबिन, कहाँ लेके आएंगे एल्वेली में, वहां से कहाँ लेके जाओगे CO2 को बाहर निकाल देंगे, ये वही है। फिर अगला देखो लंग्स को कैसे वो किया गया है, मतलब ज्यादातर क्योंकि लंग्स में क्या होती है एल्वेली होती है, वो क्या करती है सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और सरफेस एरिया बढ़ा देती है, फिर उससे आप क्या कर लेते हो, आप बहुत सारी ऑक्सीजन एक साथ वहां पर इकट्ठी कर सकते हो। अब इनके आंसर देखो, ये रहे इनके आंसर, पहले वाले का ये फर्स्ट वन का आंसर है, और ये सेकंड का। और यहां पर आपको टेबल लिखनी हो, मैंने आपको जो बताया था सर, कौन सी वाली, ये बताई थी ना मैं आपको कि एक में क्या होता है, एक यहां पर बनेगा इथेनॉल, वो वाली टेबल मींस पहले ग्लूकोज होगा, फिर ग्लूकोज को किस में तोड़ोगे, पाइरूवेट में, टेबल राइट। इसके नीचे ये वाला आपको लिखना है। पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ना है साइटोप्लाज्म में, और जब तोड़ने के बाद क्या होता है 3 कार्बन का बन के आता है, कितने, ये देखो कितने कार्बन का, 6 कार्बन, ये कितने का है 3 कार्बन, ये वाला। फिर इथेनॉल बनता है एक में, और एक में क्या बनता है लैक्टिक एसिड, यहाँ एक CO2, और दूसरे वाले में क्या है, इन सब में एनर्जी निकलती है। ये टेबल जो आपको मैंने बताई थी लिखनी है, इसमें इस आंसर के नीचे लिखनी हो, टेबल राइट करनी है। फिर देखो अगला, ये आ रहा तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन है, वो सब लिख रखा है ये वाला पार्ट। फिर इन्होंने ये वाला, ये आपका होगा 5वें का आंसर। ये किसका था, तो फोर्थ का होगा, 5वां कहाँ है, 4 ही तो है ना टोटल क्वेश्चन, तो ये फोर्थ का है, तो ये तीसरे का आंसर, ये फोर्थ का आंसर कर लोगे। और इस वाले में आपको यहां लिखने के बाद टेबल लिखनी है। अब जो आपका बोर्ड क्वेश्चन आएगा इससे बाहर जाएगा नहीं यार। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर आपको डायग्राम आ जाए तो आपको लिख देना उसके बारे में, कैसे होता है नोज नोस्ट्रल, ये सब बता दिए मैंने। यहां तक देखने के लिए थैंक यू। और आप प्लीज सारे बच्चे पढ़ाई करते रहे, और आपको मैं आपका चैप्टर जो है अगली 2-3 क्लास में, 3 क्लास के अंदर मोस्टली पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, उसके बाद आपका चैप्टर दी एंड है। और फिर मैं कभी आपके लिए पूरे चैप्टर को एक ही साथ करा दूंगा, मैं चाहूं तो थोड़ा थोड़ा करा दूं, बट कोई फायदा ही नहीं यार, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं ना। Thank you everyone and thanks for watching.